नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव और आपके साथ मैं हूं दिव्यदर्शनी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। देहरादून से बड़ी खबर है, जहां राष्ट्रीय कौशल और रोजगार सम्मेलन का शुभारंभ हुआ है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां पर सीएम धामी ने कार्यक्रम में शिरकत की है। कौशल विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा मौजूद रहे हैं। कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया गया। मुख्य सचिव समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस सम्मेलन में शामिल हुए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां पर राष्ट्रीय कौशल और रोजगार सम्मेलन का शुभारंभ हो चुका है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में शिरकत की है और इन्हीं के साथ कौशल विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा भी मौजूद रहे। कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया गया। आपको बता दें, मुख्य सचिव राधा रतूड़ी के साथ साथ तमाम अधिकारी भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। तो देहरादून के दून विश्वविद्यालय में इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया है। दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है और राष्ट्रीय कौशल और रोजगार सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिस दौरान कौशल विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा मौजूद रहे। उनके साथ मुख्य सचिव राधा रतूड़ी समेत तमाम अधिकारी भी मौजूद रहे। और हमारे संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अरुण, जानकारी चाहेंगे, जो राष्ट्रीय रोजगार कौशल सम्मेलन है, क्या कुछ उसे लेकर जानकारी, कितना दिवसीय ये सम्मेलन है जो आयोजित किया जा रहा है? अरुण, आप सुन पा रहे हैं मुझे? तो यहाँ पर जो है संपर्क नहीं हो पा रहा है फिलहाल। आपको बता दें, एक बार फिर जुड़ने का प्रयास करेंगे। ये जो राष्ट्रीय कौशल और रोजगार सम्मेलन है, उसका आयोजन दून विश्वविद्यालय में किया जा रहा है। और अरुण सैनी हमारे संवाददाता एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण, दून यूनिवर्सिटी में जो कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, कितना दिवसीय सम्मेलन है जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री ने किया है? जी दिव्या, देखिए दून यूनिवर्सिटी में आज जो है रोजगार सम्मेलन कार्यक्रम जो है उसका शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं। और ऐसे में रोजगार सम्मेलन अभी जो है 2-3 दिन यूनिवर्सिटी में चलेगा। ऐसे में जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिस तरीके से रोजगार को लेकर और युवाओं को, जो बेरोजगार युवा हैं उन्हें रोजगार देने को लेकर हो या उत्तराखंड के विकास कार्यों को लेकर लगातार जो है इस तरीके के कार्यक्रमों में हिस्सा भी ले रहे हैं और ऐसे कार्यक्रमों का लगातार जो है शुभारंभ भी कर रहे हैं, ताकि प्रदेश में जो युवा हैं उन्हें रोजगार मिल सके। और जो 2022 के विधानसभा चुनाव के दरमियान भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में रखा था और जो 2 लाख से अधिक नौकरियां देने का वादा जो है प्रदेश में किया था। तो ऐसे में उसको लेकर जिस तरीके से लगातार जो है धामी सरकार कार्य भी कर रही है और लगातार इस तरीके के सम्मेलन और कार्यक्रम जो है लगातार वो किए जा रहे हैं अलग अलग माध्यमों से। अगर देखा जाए तो जो आंकड़ा है उसकी भी अगर देखा जाए तो जो बेरोजगारी दर है उत्तराखंड में उसमें भी जो है गिरावट देखने को मिली है। और ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ही युवाओं को रोजगार जो है वो आने वाले समय में और भी व्यापक स्तर पर दिया जाए और युवाओं को जो है रोजगार से जोड़ा जाए, स्वरोजगार से जोड़ा जाए। उन्हें नए नए स्टार्टअप लगाने के लिए युवाओं को जो है वो प्रेरित किया जाए, कि नए नए रास्ते जो है उनके लिए निकाले जाएं ताकि युवा आगे बढ़ सके और रोजगार जो है उन्हें मिल सके और अपने रोजगार का साधन जो है युवा खुद से जो है वो ढूंढ सके। तो इसको लेकर तमाम कार्यक्रम इस तरीके के हो रहे हैं और इसी के क्रम में जो है दून यूनिवर्सिटी में जो रोजगार सम्मेलन चल रहा है वो इसी के क्रम में भी जो है इसी रोजगार सम्मेलन का शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज जो है वो कर रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया अरुण तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबर हरिद्वार से है, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार और प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। देश सुरक्षक चौक पर जुटे कांग्रेसियों ने सरकार पर प्रशासन का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार चुनाव में फायदे के लिए प्रशासन पर दबाव बनाकर काम करवा रही है। उनका यह भी आरोप है कि बीजेपी कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ दुर्व्यवहार और धक्का मुक्की कर रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने चुनाव आयोग से हस्तक्षेप कर उचित कार्रवाई करने की भी अपील की है। इस घटनाक्रम से चुनावी माहौल और भी ज्यादा गर्मा गया है। कांग्रेस ने इसे लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमला बताया है, जबकि बीजेपी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। आखिरी दिन है
और रात से वहाँ शराब और पैसा बुरी तरीके से बांटा जा रहा है और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने वहाँ शराब पकड़ी है, पैसा पकड़ा है और भारतीय जनता पार्टी अपने प्रभाव में वहाँ हमारे ही कार्यकर्ताओं पर, हमारे ही लोगों पर, कांग्रेस के लोगों पर, केदारनाथ के लोगों पर ही वहाँ पर जो है अत्याचार कर रही है, वहाँ पर उन्हीं लोगों की गिरफ्तारियां कर रही है। इन तमाम चीज़ों को लेके हमने यहाँ आज प्रदर्शन किया है। चुनाव में भाजपा की गाड़ी में शराब पकड़ी और जब पकड़ ली गई तो उसके बाद पुलिस को बुलाया गया और पुलिस उल्टा उन्हीं साथियों के ऊपर लाठीचार्ज करने तक के लिए उतारू हो गई, उन्हें धक्का दिया गया, उनके साथ मारपिटाई की गई और उन्हें ही जेल में डालने का प्रयास पुष्कर सिंह धामी के उस पर हो रहा है। जब भाजपा सत्ता का इतना दुरुपयोग कर रही है, अगर इतना डर गई है तो चुनाव करवाना बंद कर दे। अगर चुनाव करवाने की हिम्मत नहीं है तो मना कर दे कि चुनाव नहीं करवाएंगे। अगर चुनाव करवाना तो खुले चुनाव करवाए नहीं, सत्ता का दुरुपयोग ना करे। पुलिस के दबाव में अगर इस तरह वो वोट डलवाने के लिए कर रही है, जनता को दबाव में ला रही है, तो उसका हम विरोध करेंगे। और मनोज कश्यप हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मनोज, ये जो प्रदर्शन कांग्रेस द्वारा किया जा रहा है, क्या कुछ आरोपों के आधार पर ये प्रदर्शन हो रहा है? बिल्कुल, देखिए दिव्या, जब कभी भी कोई चुनाव होता है तो कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि जो पार्टियां होती है वो एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने का सिलसिला जारी हो जाता है। हालांकि केदारनाथ विधानसभा में चुनाव हो रहा है, जिसको लेकर यहाँ पे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे उन्होंने हरिद्वार में एक बड़ा प्रदर्शन किया। उन्होंने प्रदर्शन करते हुए ये नाराजगी दिखाई कि यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है उनके द्वारा आरोप लगाया गया है कि यहाँ जो विधानसभा वासी है उनको पैसा बांटा जा रहा है, दारू बांटा जा रहा है, इस तरीके के आरोप लगाए गए। यहाँ पे कहीं ना कहीं उनका ये भी कहना है कि पुलिस भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सपोर्ट कर रही है, क्योंकि हमने देखा कि जब यहाँ पे मंगलवार चुनाव हुआ था उस समय भी इसी तरह के आरोप लगाए गए थे कांग्रेस पार्टी के द्वारा, लेकिन यहाँ पे उसके बावजूद भी गोली जैसी घटना भी सामने आई थी और कहीं ना कहीं उसके बाद यहाँ पे कांग्रेस ने अपनी जीत दर्ज की थी। हालांकि देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरीके का आरोप कांग्रेस ने लगाया है वो कहाँ तक सही साबित होता है, क्योंकि कांग्रेस ने प्रदर्शन करते हुए यहाँ पे जांच की मांग भी की है। लेकिन अब कहीं ना कहीं जब चुनाव के रिजल्ट आ जाएंगे उसके बाद ये बात साफ हो जाएगी इस बात में कितनी सच्चाई थी और कितना जो यहाँ पे इस पूरे मामले को जिस तरीके से दिखाया जा रहा है उसमें कितना झूठ और कितना सस्ता। जी अच्छा मनोज, यहाँ सीधे सीधे प्रशासन पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं और खुद चुनाव आयोग से हस्तक्षेप करने की मांग यहाँ पर की गई है। प्रशासन का क्या रुख है इस पूरे विरोध प्रदर्शन को लेकर? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके का प्रदर्शन हरिद्वार में देखने के लिए मिला था उसके बाद यहाँ पे प्रशासन से जब बातचीत की गई तो उनका यही कहना है कि यहाँ पे जो पूरा चुनाव होता है वो यहाँ पे उसकी तैयारी पहले से कर रखी थी। बिल्कुल निष्पक्ष ढंग से चुनाव किया जाएगा। यदि इसमें कोई ऐसी बातें निकल के सामने आती है, पैसा या फिर शराब बांटने जैसी, तो ऐसे लोगों के ऊपर लगातार पहले भी कार्रवाई की गई, अब भी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि कांग्रेस के नेताओं ने इस बात की मांग की है कि यहाँ पे इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि इस तरीके के मामले चुनाव के दौरान निकल के सामने आते हैं दिखे। हालांकि सबसे बड़ी बात ये हमने देखा था कि जब उपचुनाव मंगलौर में होता तब यहाँ पे फायरिंग की घटनाएं और ऐसे घटनाएं कई वीडियो भी सोशल मीडिया पे वायरल हुए थे। हालांकि उसके बावजूद भी यहाँ पे कांग्रेस ने अपनी जीत दर्ज कराई थी और कहीं ना कहीं कांग्रेस ने उस समय कोतवाली का घेराव किया था, यहाँ पे बड़े बड़े आरोप लगाए थे, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत हासिल यहाँ पे नहीं कर पाई थी। इसी तरह के आरोप अब विधानसभा चुनाव को लेकर भी लग रहे। देखने वाली बात तो ये होगी कि जनता किसके हित में वोट डालती है। जी मनोज, आप बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर पर भी हम आपसे जानकारी लेंगे। बढ़ते आगे, हरिद्वार जिले के ग्रामीण इलाकों में जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर बदहाल है। नशे के कारोबार की बढ़ती शिकायतों पर प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने अपनी टीम के साथ कई गांवों में स्थित मेडिकल स्टोरों पर छापेमारी की है। इस कार्रवाई के दौरान दवाओं का निरीक्षण किया गया और 2 मेडिकल स्टोरों में अनियमितताएं पाए जाने पर उन्हें तत्काल बंद भी करवा दिया गया। कार्रवाई के दौरान कई मेडिकल स्टोर संचालक अपनी दुकानें बंद कर मौके से फरार हो गए। मेरे द्वारा आज पूरा पथरी क्षेत्र का दौरा किया गया, जहाँ पर कुछ शिकायतें मिली हुई थी कि मेडिकल स्टोर वालों द्वारा जो है नारकोटिक दवाइयों का मिसयूज किया जा रहा है और कुछ मेडिकल स्टोर ऐसे हैं जहाँ पर बच्चों द्वारा दवाइयों का वितरण किया जा रहा है। तो आज हमारी संयुक्त टीम हमारी वहाँ पे गई और हमने वहाँ पे विजिट किया। कुछ ऐसे मेडिकल पाए गए। नसीरपुर कला में एक ऐसा ही मेडिकल देखने को मिला जहाँ पर बच्चे दवाइयाँ बेच रहे थे, तो उसे फ़िलहाल बंद कराते हुए और जो है उसे अल्टीमेटम दिया है कि एक बार आप अपनी जो है
गलती सुधारने का तुम्हें मौका दिया जाता है, अदरवाइज लाइसेंस कैंसिल किया जाएगा। और दूसरा, पदार्था में एक मेडिकल स्टोर बंद कराया गया जो कि मुझे देख के भाग गया था, और उसका लाइसेंस है या नहीं है वो इस बात की पुष्टि जो है थाने में बता दिया गया। और मनोज कश्यप हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं फोन लाइन पर। मनोज, हरिद्वार में जो ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा कार्रवाई की गई है, क्या कुछ उसे लेकर जानकारी, कितने ड्रग स्टोर्स पर कार्रवाइयां की गई हैं? बिल्कुल, देखिए दिव्या, हमने देखा कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक अभियान चलाया था। इसमें कहा गया था कि उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाना 2025 तक। इसी के तहत लगातार पुलिस प्रशासन भी जो नशा माफिया उनके ऊपर कार्रवाई करते हैं। फिलहाल ताजा मामला हरिद्वार के ग्रामीण क्षेत्र से सामने आया। जो ड्रग इंस्पेक्टर उन्होंने तमाम जो मेडिकल है उनपे यहाँ पे कार्रवाई की, और कुछ मेडिकल ऐसे भी पाए गए थे जिसमें कहीं न कहीं जो नशीली दवाई है वो बेची जा रही थी, उनको तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया और साथ ही साथ उनके लाइसेंस निरस्त करने की बात कही जा रही है। हालांकि कुछ मेडिकल ऐसे होते हैं जिसको जो फार्मासिस्ट होते वो उसको संचालित नहीं करते, जबकि वहां पे कुछ नाबालिग बच्चे बैठे हुए थे, उन मेडिकलों को भी यहाँ पे बंद कराया गया। हालांकि ड्रग इंस्पेक्टर अनिता भारती के द्वारा लगातार ही पूरे हरिद्वार क्षेत्र में जो तमाम जो मेडिकल है उनको निरीक्षण किया जाता है, और वहां पे जो अनियमितताएं पाई जाती है उसके आधार पर मेडिकलों को बंद भी किया जाता है, उनको चेतावनी दी जाती है। हालांकि अनिता भारतीय ड्रग इंस्पेक्टर के द्वारा ये भी कहा गया है कि तमाम जो मेडिकल है उन पर CCTV कैमरे भी लगाने होंगे, और यहाँ जो फार्मासिस्ट होगा उसी को ही बैठने की अनुमति होगी, बिना फार्मासिस्ट के मेडिकल संचालन नहीं हो पाएगा। क्योंकि हमने देखे कि कुछ मेडिकल संचालक दवाइयों को नशे के रूप में बिक्री करते, ऐसे मेडिकलों तो कहीं न कहीं अनिता मैडम ने अपनी जो यहाँ पे निगरानी है वो भी रखी हुई है, क्योंकि हमने देखे कि कहीं न कहीं जो नशा है वो दवा के रूप में भी अब बेचा जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया मनोज हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। नैनीताल में मंदिर माला मानसखंड मिशन के तहत 11 करोड़ की लागत से नैना देवी मंदिर के साथ ही मंदिर के आसपास सौंदर्यीकरण के कार्य को लेकर SDM ने बैठक की। SDM वरुणा अग्रवाल ने मंदिर समिति और अन्य स्टेक होल्डर्स के साथ बैठक की। इस संबंध में SDM वरुणा अग्रवाल ने बताया कि मंदिर माला योजना के तहत पंथ पार्क से मंदिर तक फुटपाथ समेत सौंदर्यीकरण का विभिन्न काम चल रहा है, जिसे लेकर स्टेक होल्डर्स से सुझाव मांगे गए हैं ताकि नैना देवी मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। तो उसमें अगर हमें मिल जाता है तो हम क्या करेंगे? उस संबंध में कई चीज़ें हमने इस माला प्रोजेक्ट के तहत सुझाव देने थे मार्केट एसोसिएशन से प्लस नैना देवी मंदिर ट्रस्ट के माध्यम से, जो आज हमारे सिटी मजिस्ट्रेट श्रीमती आई हैं उनको दी गई हैं, और उन सभी पर उन्होंने गौर करने का विचार मन बनाया है। हमारा सीवर लाइनें यहाँ पर ओवरफ्लो होती है, नालियाँ चौक रहती हैं, नाले चौक रहते हैं, 2.5 फीट से ऊपर इस प्रांगण में पानी भर जाता है। तो मंदिर माला प्रोजेक्ट का मेन मिशन यही है कि इसको साफ सुथरा रह जाए, तो उसमें सिवर लाइन का सुधार होना बहुत जरूरी है। मंदिर माला प्रोजेक्ट, क्योंकि मैं भी नैना देवी मंदिर के कोषाध्यक्ष हूँ, तो उसमें हमने यही रखा है कि इसमें प्रोजेक्ट को एक साथ किया जाए ताकि ये 2-3-4 महीने में इस प्रोजेक्ट को पूरा किया जा सके और श्रद्धालुओं को असुविधा न हो। जैसे कि आपको पता है, मानसखंड प्रोजेक्ट के अंतर्गत मंदिर का सौंदर्यीकरण और आसपास के एरिया के सौंदर्यीकरण और एक स्ट्रक्चरिंग का प्रोग्राम है, तो उसमें स्टेक होल्डर्स के साथ एक दोबारा बैठक की गई थी ताकि उनके अगर कोई सुझाव है उसको भी लिया जाए। कोई उनको दिक्कत आ रही है इस काम से तो उसको जैसे मॉडिफाई कर सकते हैं वो बताया जाए। दूसरा, कोई क्लैरिफिकेशन अगर हमें उनको दे सकते हैं ताकि कोई भी भ्रामक सूचना जो लोगों के बीच में है काम को लेके, उस भ्रामक सूचना को हटा के जो एक्चुअल स्थिति है उसके बारे में बताया जा सके। इसके संबंध में बैठक की गई थी, पॉजिटिव बैठक रही है। कुछ सुझाव आए हैं जिनको इनकॉर्पोरेट किया जाएगा, और कोई रिवाइज अगर काम की आवश्यकता होगी, एस्टिमेट की आवश्यकता होगी, तो उसमें एक्शन साहब और बढ़ते आगे रुक करेंगे रुड़की सी खबर का, जहां SP देहात स्वप्न किशोर ने रुड़की सिविल लाइन कोतवाली का अर्धवार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कोतवाली के सभी दस्तावेजों और हथियारों का बारीकी से निरीक्षण किया। उन्होंने पुलिस कर्मियों को निर्देश दिए कि आपराधिक घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। वहीं SP देहात ने कोतवाली में साफ सफाई और अन्य व्यवस्थाओं को संतोषजनक पाया। उन्होंने कहा कि जवानों के कल्याण से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई है और पुलिस कर्मियों के मनोबल को बढ़ावा देने के लिए उन्हें बनाए रखने के लिए बेहतर कदम भी उठाए जाएंगे। जो हमारे थाना कार्यालय हैं उनका कार्यकरण और नेटवर्क की कनेक्टिविटी, ये सारी चीज़ें की समीक्षा की जा रही है। हमारे जवानों के कल्याण के लिए जो कुछ भी आवश्यक उपाय होने चाहिए उनमें क्या क्या चीज़ें की जा सकती हैं, क्या वर्तमान में प्रगतिशील है। जैसे सांसद निधि से अभी एक कक्ष का निर्माण किया जा रहा है, भविष्य में कुछ
भवन निर्माण के कार्य प्रस्तावित हैं, जिनके बारे में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने घोषणा की थी। उसके अनुरूप एसएसपी हरिद्वार सर के द्वारा सभी थानों से जानकारी जुटाई गई और उनसे मांग पत्र मंगाए गए। उसमें कुछ अभी प्रगति हो रही है, तो जो आगे कार्य रूप में परिणत होती दिखेगी। ये सभी चीज़ें समीक्षा का विषय हैं। साथ ही अपराध के बारे में भी समीक्षा की जाएगी। डोईवाला शुगर मिल का पेराई सत्र 21 नवंबर से शुरू होने जा रहा है, जिसे लेकर मिल प्रशासन की ओर से लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। वहीं गन्ना मंत्री सौरभ बहुगुणा, कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल शुगर मिल पेराई सत्र का शुभारंभ करेंगे। उधर राज्य किसान सैनिक एकता मंच से जुड़े किसानों ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि गन्ने का मूल्य किसानों को 700 रुपए प्रति क्विंटल दिया जाए, क्योंकि गन्ना बुआई से लेकर गन्ना कटाई तक ज्यादा लागत लग जाती है और सरकार की ओर से जो मूल्य किसानों को दिया जा रहा है वो बहुत ही कम है। किसानों के लिए यहाँ पर हम जो अपेक्षा थी, वैसे जो हमारी ईडी महोदय आई हैं और उत्तराखंड सरकार द्वारा यहाँ पर जैसे कैंटीन की व्यवस्था वो कर दी गई है। और गन्ना जो पहले पूर्व में गन्ना अधिक तोल होने के कारण गन्ना वापस करते थे, वो गन्ना भी अब नहीं करते हैं वापस, इसके लिए भी अच्छी बात है। और जो ट्रैफिक व्यवस्था ये रखते थे तीसरी मिल के बाहर आसपास व्यापारियों के लिए बाज़ार में ट्रक का ना खड़ा होना, ये हमारे सभी व्यापारी भाइयों के लिए भी एक बहुत बड़ा एक अच्छा संदेश शुगर मिल द्वारा दिया जाता है और अच्छा कार्य हो रहा है शुगर मिल। पेराई सत्र विगत वर्षों की अपेक्षा काफ़ी अच्छा होने वाला है। हमने इसकी संपूर्ण तैयारियां कर ली हैं और ऐसी उम्मीद की जाती है कि जिस प्रकार गन्ना इस बार हमें मिलेगा, उससे हमारी चीनी प्रथा भी अच्छी होगी। और जो विगत वर्षों में जिस तरीके से हम लॉस से धीरे धीरे प्रॉफिट की ओर निकल कर आए हैं, इस बार उम्मीद की जाती है कि शुगर फैक्ट्री हमारी लाभ में रहेगी। 30 लाख कुंटल आपूर्ति का लक्ष्य है। इस बार हमारे पास 63 गन्ना केंद्र रहेंगे, क्योंकि कुछ गन्ना केंद्र हरिद्वार के इकबालपुर फैक्ट्री में हुआ करते थे, वो अब हमारे पास आ गए। नारियल दे दो यार, कहाँ गए हो? और अब सीधे रुक करेंगे गैरसैंण का, जहां पर एक कार्यक्रम आयोजित हो रहा है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सभी को संबोधित कर रहे हैं। इसकी डिमांड भी होने लगी है। आप सब लोगों को उत्पाद बनाने के बाद उसको बाजार में ले जाने के लिए, विपणन करने के लिए कोई परेशानी न हो, हमने मुख्यमंत्री सशक्त उत्सव बहना योजना प्रारंभ की थी। आप सबको पता है, मुख्यमंत्री सशक्तिकरण योजना शुरू कर रखी है। इसके साथ ही अभी पिछले साल आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देहरादून आए थे, तो हमने उनके हाथ से हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड इसका भी उद्घाटन कराया था। अब उस ब्रांड के माध्यम से पूरे देश के अंदर और दुनिया के अंदर आपकी मांग बढ़ी है और मैं बधाई इस बात के लिए दे रहा हूं कि क्रांति आ गई है। मैं जिस जिले में जा रहा हूं, वहां जो समूह की बहनों की प्रदर्शनी है, जो उनके द्वारा बनाए हुए उत्पाद हैं, सिलाई के, बुनाई के, खाने के, अन्य प्रकार की, इतने अच्छे अच्छे बना रहे हैं कि बहुत बार मुझे लगता है कि जिनको बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां जैसा उत्पाद बनाती हैं, उनसे भी अच्छा उत्पाद अब हमारी बहनें बना रही हैं। ये हमारा क्रम अब जारी रहेगा, तो आने वाले समय में इस क्षेत्र में बड़ी क्रांति होगी। और लखपति दीदी योजना में भी 1 लाख बहनें हमारी राज्य की लखपति दीदी बन गई हैं और अगले 1 साल में हमने 1.5 लाख लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य लिया है। जो छूट गई हैं उनको भी लखपति दीदी बनाना है, जो समूह से नहीं जुड़ी हैं उनको भी समूह से जोड़ना है, उनको भी उन योजनाओं का लाभ दिलाना है, उन तक वो सहायता पहुंचानी है जो हमारे प्रधानमंत्री जी दिल्ली से भेज रहे हैं। समूह की बहनों के लिए या राज्य के अंदर हमने व्यवस्था की है, 5 लाख तक का ऋण बिना ब्याज के देने की हमने व्यवस्था की है। आप सबको ध्यान होगा, कोरोना काल में बहुत सारे हमारे सहायता समूह चलते, स्वयं सहायता समूह, उन सबको जो है हमने उनका जितना भी वो पैकेज था उस समय पैकेज देने का काम किया था, क्योंकि उन्होंने अपना सामान बनाया था,
सामान बनाने के बाद बहुत जगह सामान खराब हो गया, बिक्री नहीं हो पाया, कच्चा माल आया था वो खराब हो गया। इसी प्रकार से युवक मंगल दल और महिला मंगल दलों को भी हमने पैकेज की उस समय घोषणा करी थी, सभी को सहायता पहुंचाने का काम किया था। निकट भविष्य में भी हमारा प्रयास होगा, हम करेंगे। इसके साथ ही यहाँ पर हम जो हमारी महिला समूह की बहनें काम कर रही हैं, उनकी पैकिंग हेतु, पैकिंग और ग्राइंडिंग के लिए उनको यहाँ मशीन भी उपलब्ध करा रहे हैं, जिससे कि उनको और आसानी होगी। ऐसे अनेक काम हैं। आज राज्य के अंदर हम बहुत सारे फैसले ले रहे हैं। हमारे यहाँ पर विधायक निधि के माध्यम से भी काफी काम हो रहे हैं। संतोली तोक में 2.5 लाख रुपए की पेयजल टैंक का निर्माण हो रहा है। विधायक निधि से मोटर मार्ग से अनुसुईया नेगी के घर तक रास्ता बन रहा है। सारकोट भरानी सोड मोटर मार्ग 5 किलोमीटर जो 4 करोड़ की धनराशि का इसमें हम प्रावधान कर ही रहे हैं। ऐसे अनेक काम आज राज्य के अंदर भी आप देख रहे होंगे कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जब से देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने जो देश के अंदर जो काम किए, गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, किसी वर्ग को पीछे नहीं छोड़ा, हर वर्ग को आगे लाने का काम हुआ है। आज इतनी सारी योजनाएं चल रही हैं जो आज हमारी महिलाओं को आगे लाने का काम कर रही हैं, हर गरीब व्यक्ति के लिए सहारा बन रही हैं, उनको संबल प्रदान कर रही हैं, उनके बच्चों के भविष्य का निर्माण कर रही हैं। हमने भी राज्य में बहुत सारे फैसले लिए हैं, बहुत सारी नई नई हम योजनाएं बना रहे हैं। उन योजनाओं के पीछे हेतु यही है कि हमारा जो विकास है वो सीमांत क्षेत्रों में पहुंचे, हमारे यहाँ का पलायन रुके, हमारी बहनों को रोजगार मिले, स्वरोजगार मिले, हमारे नौजवान युवा हर प्रकार से अपना प्रशिक्षण लेकर अपनी पढ़ाई लिखाई करके उनको राज्य के अंदर ही रोजगार करने का अवसर मिले। बहुत सारे हमने कड़े डिसीजन भी लिए हैं, कड़े फैसले भी लिए हैं, और ऐतिहासिक फैसले जिनको पहले की सरकारों ने नहीं लिया था वो फैसले भी हमने लिए हैं। चाहे वो धर्मांतरण का कानून बनाना हो, चाहे दंगा रोधी कानून बनाना हो, चाहे वो नकल विरोधी कानून बनाना हो। और उत्तराखंड लाइव में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।